Jai Hind, my dear students. Good morning and Jai Hind to all of you. Welcoming all of you here in our SST class. So we are discussing history, and the first chapter is the French Revolution. Look, in our last class we had discussed that how France becoming a republic country, and today this topic is related to this chapter, but we have to read this. This is very not very important, and not we can leave this. Okay, look, this is the political symbols of France. कि फ्रांस में उस समय एक तरफ ये सारी चीज़ें चल रही थी, दूसरी तरफ फ्रांस में जो मनार्क सिस्टम था, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना और फ्रांस रिपब्लिक कंट्री बना। तो उस सारे टाइम में उस समय कुछ सिंबल्स थे फ्रांस में जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में हमें समझना है कि किस सिंबल से हम क्या रिप्रेजेंट करते थे उस टाइम फ्रांस में। ओके, तो एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आज के क्लास को अटेंड करने के लिए आप बुक ले लीजिए प्लीज़, और उस पेज को ओपन कर लीजिए जहाँ पे पॉलिटिकल सिंबल्स के बारे में दिया हुआ है। हम वन बाय वन सारे पॉलिटिकल सिंबल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप उसको बहुत आसानी से समझ पाएँ। बिकॉज यहाँ पे हेयर आई कैन राइट द नेम ओनली, ओके, आई कैन ड्रॉ, बट when you see your book you can see that and can understand better. ओके, सो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, द पॉलिटिकल सिंबल्स स्टार्ट करते हैं। लुक, सो द फर्स्ट पॉलिटिकल सिंबल ऑफ फ्रांस वाज अ ब्रोकन चेन। कि फ्रांस में ब्रोकन चेन ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब है, तो पहले चेन का मतलब समझिए। चेन क्या होता है? चेन मीन्स जंजीर, ठीक है। एक क्या होती है, एक बड़ी बेड़ियाँ जिसे हिंदी में कहते हैं। इससे क्या किया जाता है, लोगों को बांधने का काम किया जाता था फ्रांस में। तो चेन क्या डिनोट करता है? चेन डिनोट करता है लोगों को बांधना। बांधना मीन्स कैद कर लेना। तो कैद करने का क्या मतलब है? स्लेव से। ओके, कि अगर फ्रांस में कोई स्लेव है, स्लेव मीन्स गुलाम है अगर किसी का, तो उसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं? एक चेन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चेन मीन्स व्हाट? अ स्लेव। ओके, बट हियर वी हैव टू अंडरस्टैंड अ ब्रोकन चेन। तो चेन मीन्स स्लेव, मीन्स अ ब्रोकन चेन मीन्स व्हाट? ब्रोकन चेन मतलब टूट गया है, दैट मीन्स वो फ्री हो चुका है। सो अ ब्रोकन चेन रिप्रेजेंट बिकमिंग फ्री फ्रॉम स्लेव। कोई पर्सन अगर स्लेव है और अगर वो अब फ्री हो चुका है, आज़ाद हो चुका है, तो उसके लिए फ्रांस में ब्रोकन चेन सिंबल का यूज़ किया जाता था। एंड इसी से रिलेटेड ये भी है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। दिस वन एंड यस दिस वन, ये दोनों एक साथ डिस्कस कर लेते हैं। ये दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। लुक, रेड फैरागन कैप, अ ब्रोकन चेन मीन्स बिकमिंग फ्री फ्रॉम स्लेव, एंड रेड फैरागन कैप मीन्स व्हाट? worn by a slave upon becoming free. Means this shows that a slave is now free, and this is also shows that a slave is free. अगर कोई स्लेव फ्री हो जाता था तो उसके बाद वो रेड फैरागन कैप पहनता था, जिससे लोगों को ये पता चले कि पहले वो स्लेव था और अब वो फ्री हो गया है। ओके, सो रेड फैरागन कैप worn by a slave upon becoming free, किसी भी स्लेव के फ्री होने के बाद, आज़ाद होने के बाद वो रेड फैरागन कैप पहनता था। ओके, एंड वन मोर थिंग, दिस रेड फैरागन कैप was worn by the Jacobians also, which we had discussed in our previous class. जैकोबियन व्हाट? जैकोबियन क्लब में जो मेंबर्स थे, जो पर्सन्स थे, वो जैकोबियंस थे। और अपने आप को रिच पर्सन से अलग करने के लिए उन्होंने कुछ डिफरेंट टाइप के कपड़े चूज़ किए थे पहनने के लिए। अब देखिए, फ्रांस में क्या है, जो लोग कपड़े पहनते हैं वो नीज तक पहनते हैं, घुटने तक पहनते हैं या उससे ऊपर पहनते हैं, जो रिच पर्सन होते हैं, ठीक है, जो रॉयल फैमिलीज़ के लोग होते हैं। तो जैकोबियंस यानी कि जो ये पुअर फैमिलीज थी थर्ड स्टेट की, उन्होंने डिसाइड किया था कि हम जो कपड़े भी पहनेंगे हम फुल स्लीव्स वाले पहनेंगे, पूरे घुटने से नीचे तक, ठीक है, पूरा कंप्लीट फुल स्लीव्स वाले पहनेंगे। और जो मेल्स होंगे वो रेड कैप भी पहनेंगे। ओके, फीमेल्स को ये पहनना अलाउ नहीं था रेड कैप, लेकिन मेल्स को रेड कैप पहनना अलाउ था। तो जैकोबियंस भी रेड कैप पहनते थे, और इसके अलावा जो स्लेव्स थे जो अब फ्री हो चुके थे वो भी रेड कैप पहनते थे। अब देखते हैं द बंडल ऑफ रॉड्स। देखिए, बचपन में हमने एक कहानी पढ़ी है कि एक फादर होते हैं, वो अपने बच्चों से क्या करते हैं, उनके 4 बच्चे होते हैं जिनके आपस में कोई, आप कह सकते हो, कोई प्यार नहीं रहता है, ठीक है, वो मिलजुल के नहीं रहते हैं। तो उनको सिखाने के लिए फादर क्या करते हैं, सबको एक एक लकड़ी देते हैं और कहते हैं तोड़ने के लिए, तो सभी लोग बहुत आसानी से तोड़ देते हैं। और उसके बाद जब वो एक साथ सारे लकड़ी का गट्ठर देते हैं तो कोई तोड़ नहीं पाता है। तो वो यही बताते हैं कि यूनिटी, ठीक है, यूनिटी में क्या है, पावर है। तो यही सिंबल यहाँ पे फ्रांस में भी था, द बंडल ऑफ रॉड्स, कि रॉड्स का एक बंडल होगा, ठीक है। इसको आप अपनी बुक में देख सकते हो, वहाँ पे बहुत अच्छे से बना हुआ है, इसीलिए मैंने बोला कि आप बुक लेके बैठिएगा। इसको बुक में देखिए, द बंडल ऑफ रॉड्स। और ये क्या सिंबल, ये सिंबल क्या शो करता था? स्ट्रेंथ लाइज इन यूनिटी। ये सिंबल बताता था कि अगर यूनिटी में रहेंगे तो वहाँ पे आपकी स्ट्रेंथ रहेगी, यानी कि आप ज़्यादा पावरफुल रहेंगे।
ओके हम इतना एक्सप्लेन बस इसलिए कर रहे हैं ताकि आप इसको कहीं भी देखते ही समझ जाइए। डेफिनेटली ये 1 मार्क्स के लिए आपको टेस्ट में या फिर एग्जामिनेशन में मिल जाएगा, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इन फ्रांस, व्हाट वाज द मीनिंग ऑफ दिस सिंबल इन फ्रांस। ओके सो नाउ नेक्स्ट वन, द आई विद इन अ ट्राइंगल रेडिएटिंग लाइट्स। इसको अगर आप देखेंगे तो ट्रायंगल के शेप में एक आई बना हुआ है जिसमें से लाइट्स निकल रही हैं। अब इसका क्या मतलब है? आईज मीन्स व्हाट? नॉलेज। देखिए इसको 2 पार्ट्स में समझना है। आई स्टैंड्स फॉर नॉलेज, कि आई क्या बता रहा है कि वो नॉलेज गेन कर रहा है, ठीक है। मतलब ये सिंबल क्या बताता है? नॉलेज को बताता है। एंड रेडिएटिंग लाइट्स मीन्स कि अगर उसमें से जो लाइट्स निकल रही हैं उस आईज में से, वो क्या बता रही हैं, देखते हैं। एंड रेज ड्राइव्स अवे द क्लाउड ऑफ इग्नोरेंस, वो बता रही है कि अगर आप नॉलेज गेन कर लेंगे, अगर कोई पर्सन फ्रांस में नॉलेज गेन कर लेगा तो जो उसकी इग्नोरेंस कंडीशन है, मतलब लोग जो इसको इग्नोर कर देते हैं, कोई उस पर ध्यान नहीं देता है, तो जब उसको नॉलेज हो जाएगा तो लोग उस पर ध्यान भी देंगे, मतलब वो सबकी नज़रों में आएगा, वो ब्राइट हो जाएगा सबकी नज़रों में, इसलिए वो आइज से लाइट निकलती हुई दिखाई दे रही हैं। ओके आप बुक में देख सकते हो। आफ्टर दैट स्कल्पचर। स्कल्पचर क्या है भाई? स्कल्पचर में आप देखेंगे कि वहाँ पे एक लॉन्ग सी स्टिक है, लाइक दिस गोल्डन स्टिक, यहाँ पे कुछ बना हुआ है। ओके बुक में आप देखिए उसको बहुत अच्छे से, वो समझ में आएगा। ये रॉयल फैमिली का सिंबल था। ओके ये रॉयल पावर को दिखाता था। सो दिस वाज द सिंबल ऑफ रॉयल पावर, मतलब रॉयल फैमिली में जो लोग थे वो ऐसा ही एक स्कल्पचर लेके अपने साथ चलते थे, जिससे पता चल जाता था कि वो रॉयल फैमिली के मेंबर हैं, दैट मीन्स वो बहुत पावरफुल हैं और उनसे बच के ही रहना है भाई, दूर रहना है। ओके उनके सामने नहीं पड़ना। सो दैट स्कल्पचर शोज द सिंबल ऑफ रॉयल फैमिली। आफ्टर दैट स्नेक बाइटिंग इट्स टेल टू फॉर्म अ रिंग। इसके बाद आप देखेंगे बुक में तो आपको वहाँ पे एक सिंबल मिलेगा जिसमें ड्रैगन जैसा एक स्नेक है जो अपने टेल को क्या कर रहा है, बाइट कर रहा है, और जिसकी वजह से वो कम्प्लीटली एक रिंग जैसा बन गया है, कि कोई ड्रैगन है वो अपने ही टेल को खाने की कोशिश कर रहा है, तो इससे ये क्या हो गया, पूरा का पूरा एक सर्कल बन जाएगा, सॉरी रिंग बन जाएगा। तो रिंग की एक क्वालिटी होती है, देखिए कि वो कभी स्टार्ट कहाँ से हुआ है और फिनिश कहाँ पे हुआ है ये समझ में नहीं आता है, या कोई भी अगर सर्कल बना हुआ देखेंगे तो वो कहाँ से स्टार्ट हुआ है और कहाँ फिनिश हुआ है ये पता नहीं चलता है। वैसे यहाँ पता चल जाएगा, बट अगर प्रॉपर एक सर्कल देखा जाए या रिंग देखा जाए तो उसमें ऐसा नहीं समझ में आता है। तो ये सिंबल भी कुछ ऐसा ही था, सिंबल ऑफ इंटरनिटी। इंटरनिटी मीन्स जिसका कोई अंत न हो, ठीक है। तो जो ये स्नेक था हु वाज बाइटिंग इट्स टेल, ओके, एंड मेकिंग अ रिंग वॉज द सिंबल ऑफ इंटरनिटी। वो इंटरनिटी का सिंबल था। इंटरनिटी मीन्स जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है, अनंत जिसका मतलब होता है। ओके तो फ्रांस में इसका क्या मतलब था, इनफाइनाइट, अनंत, इंटरनिटी, जो कभी ख़त्म नहीं होता है। एंड द रेड फैल्कन कैप वी हैव डिस्कस ऑलरेडी। देयर आर 2 or 3 more symbols which we have to discuss. Just give me a single moment to show that. Okay, so what is the next symbol? That is blue, white and red. These 3 color combinations are the symbol of, sorry, the national colors of France. Okay, ये जो 3 color combinations हैं ये फ्रांस के उस समय नेशनल कलर्स माने जाते थे। फाइन। नेक्स्ट वन, द विंग्ड वुमन। ओके अगर आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पे एक वुमन है जिसके विंग्स लगे हुए हैं, ठीक है, द विंग्ड वुमन। ये क्या शो करती थी, द सिंबल ऑफ लॉ। जैसे प्रेजेंट टाइम में इंडिया के आप रेफरेंस में कह सकते हैं, इंडिया के रेफरेंस में अगर आप मूवीज़ में बहुत टाइम आपने देखा होगा, मोस्टली पुरानी मूवी जो ओल्ड मूवीज़ थी 19s की, उसमें आपने देखा होगा कि एक लेडी होती है जिनके हाथ में क्या होता है, एक बैलेंस होता है, मतलब तराजू होता है, और उनके आँख पे पट्टी बंदी होती है। तो वो इंडिया का क्या है, सिंबल ऑफ लॉ है। ओके वो इंडिया का लॉ सिंबल है। वो क्या बताता है, वो बताता है कि जो जस्टिस है, ठीक है, वो बैलेंस में बताता है, वो बैलेंस होता है, बिल्कुल एकदम बराबर होता है। वो बताता है कि जस्टिस जो है वो सबके लिए इक्वल है, और जो लॉ है वो सभी के लिए इक्वल है, और वहाँ पे किसी के लिए पार्शियलिटी नहीं की जाती है, सबके लिए वो अंधा है, मतलब सबके लिए एक बराबर है। ओके लॉ सबके लिए इक्वल है और वहाँ पे कोई पार्शियलिटी नहीं होती है। तो सेम एज फ्रांस में भी उस समय जो विंग्ड वुमन थी वो लॉ का सिंबल थी। नेक्स्ट वन, द लॉ टेबल। आप देखेंगे कि वहाँ पे 2 बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे, बुक में आप देखिए, ठीक है, वो लॉ टेबल था। वो क्या शो करता था, लॉ इज सेम फॉर ऑल एंड ऑल आर इक्वल बिफोर इट। फ्रांस में ये बताता था कि लॉ जो है वो सबके लिए क्या है, इक्वल है, ठीक है, और लॉ की नज़र में सब एक बराबर हैं, सबके लिए लॉ भी इक्वल है और सभी लोग भी लॉ के लिए क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। दैट मीन्स ऑल द पीपल्स आर इक्वल बिफोर लॉ।
Fine. So these were the symbols of France which were very very important on the basis of your examination or the test. And now we have to discuss some important dates and years. Look, हाफ से ज़्यादा हमने अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया हुआ है ना. सारे टॉपिक्स हम कंप्लीट कर चुके हैं कि फ्रांस कैसे एक मोनार्क सिस्टम से कैसे एक रिपब्लिक कंट्री बना. फाइन. लेकिन इससे बहुत सारे बीच में इंपॉर्टेंट डेट्स आए. हमने इस स्टोरी को फ्लैशबैक की तरह पढ़ा. पहले कुछ पहले की इंसिडेंट्स पढ़े, उसके बाद बीच के इंसिडेंट्स पढ़े, फिर लास्ट में इंसिडेंट्स पढ़े. तो माइंड में क्या हो गया है, थोड़ा सा ये एक हौच पौच जैसा हो गया है. तो हम क्या करते हैं, लाइन से एक असेंडिंग ऑर्डर में इंपॉर्टेंट डेट्स को डिस्कस करते चलेंगे ताकि ये स्टोरी आपके माइंड में बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाए. ओके. और ये जो डेट्स हैं ये इंपॉर्टेंट भी हैं, तो इसको डिस्कस करना और भी बेहतर है हमारे लिए. रिवीजन में हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा. स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले ये जो रेवोल्यूशन था, इस कंप्लीट रेवोल्यूशन का स्टार्टिंग ही यहाँ से हुआ था, हीरो के बर्थ से. एक्चुअली दिस वाज नॉट अ हीरो. डिस्कस करते हैं 1774. 1774 में क्या हुआ था, लुई 16 ascended the throne of France at the age of 20 years. 1774 में जो फ्रांस का किंग था लुई 16, उसने फ्रांस की बागडोर आप कह सकते हैं, फ्रांस का जो थ्रोन था, बागडोर थी, अपने हाथ में लिया 20 ईयर्स के एज में. ठीक है, 1774 में. तो वहीं से सारी कहानी अब स्टार्ट हो रही है फ्रांस की. नेक्स्ट वन, 5 मई 1789. 5 में 1789 को क्या हुआ था, देखिए डेट इंपॉर्टेंट क्यों है. लुई 16 कॉल्ड द असेंबली ऑफ स्टेट जनरल्स. एज वी हैड डिस्कस कि लुई 16 को बहुत ही ज़्यादा बर्डन हो गया था किस चीज़ का, डेप्ट्स का, है ना. बहुत सारा उसके ऊपर डेप्ट था. क्यों था, क्योंकि जब वो राजा बना था तो पूरी की पूरी ट्रेजरी खाली थी. इसके बाद उसने अमेरिका की हेल्प की 13 कॉलोनीज़ को इंडिपेंडेंट कराने में, तो वो और भी गरीब हो गया. मतलब उसकी ट्रेजरी में जो पैसा था वो और भी ख़त्म हो गया. पूरे पैलेस को, फोर्ट की देखभाल करना, सभी को आप कह सकते हो सैलरी देना, और रॉयल फैमिली थी तो भाई सबका देख रेख करना और सबके आप कह सकते हो फैसिलिटीज़ को कंप्लीट करना, इसमें बहुत सारा पैसा लगता था. तो इस सब को कंप्लीट करते करते लुई 16 का जो ट्रेजरी था पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका था, जिसकी वजह से उसके ऊपर बहुत सारा डेप्ट हो गया था. जो लेंडर्स थे जिन्होंने पैसे दिए थे लुई 16 को, वो अपने इंटरेस्ट को और इंक्रीज़ करने की बात कर रहे थे. तो इसलिए लुई 16 ने क्या किया था, उसने अपने लोगों के ऊपर टैक्स इंक्रीज़ करना चाहा, और इसलिए उसने स्टेट जनरल की एक असेंबली बुलाई थी. कब, 5 मई 1789 को. ओके. लुई 16 कॉल्ड द असेंबली ऑफ स्टेट जनरल्स. स्टेट जनरल्स क्या है ये आप जानते ही हो, अलग अलग स्टेट्स के अपने अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे, दे आर नोन एज द स्टेट जनरल्स. ओके. अगला देखते हैं 20 जून 1789. आई होप ये डेट आपको लर्न होगा कि जब स्टेट जनरल की असेंबली हुई थी 5 मई 1789 में, तो सब इकट्ठे हुए थे. तो उसमें 3rd स्टेट के भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे. ओके. और उनकी बात को नहीं माना था लुई 16 ने और अदर स्टेट जनरल्स ने. तो वो लोग क्या किए थे, वहाँ से वॉकआउट कर गए थे असेंबली से. और फिर उसके बाद उन्होंने 20 जून 1789 को कलेक्ट हुए थे कहाँ पे, टेनिस कोर्ट में, और वहाँ पे डिक्लेयर किया था उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली. द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ 3rd स्टेट डिक्लेयर देमसेल्फ अ नेशनल असेंबली. वहीं पे उन्होंने कब, 20 जून 1789 को उन्होंने खुद को एक नेशनल असेंबली अनाउंस किया था, डिक्लेयर किया था. और वहीं से उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने की भी बात की थी कि अब वो लोग अपने लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे. ओके. और भी कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स और ईयर्स हैं, उसको हमें डिस्कस करना है. सो गिव मी अगेन अ सिंगल मोमेंट टू राइट ऑल दैट थिंग्स. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 4 अगस्त 1789. 4 अगस्त 1789 को क्या हुआ था, द असेंबली पास्ड अ डिक्री अबोलाइजिंग द फ्यूडल सिस्टम. अगर आपको याद होगा तो हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था कि 4 अगस्त 1789 को जो नेशनल असेंबली थी, उन्होंने क्या किया था, एक डिक्री बनाई थी, मतलब एक रूल बनाया था. क्या रूल बनाया था, दैट दे अबोलाइज द फ्यूडल सिस्टम. कि फ्यूडल सिस्टम यानी कि जो भी राजा वाला ये सिस्टम था कि जो राजा के आप कह सकते हो फैमिली में पैदा होगा, उसको जन्म से ही बहुत सारी पावर्स मिल जाएंगी कि वो 3rd स्टेट के लोगों पे राज कर सकता है, वो टैक्स उसको नहीं देना पड़ेगा. ये जो फ्यूडल सिस्टम था इसको ख़त्म किया जाए. ये कब बना था ये डिक्री बनी थी 4 अगस्त 1789 को, जिसे नेशनल असेंबली ने बनाया था. आफ्टर दैट 14 जुलाई 1789 द आउटब्रेक्स ऑफ द रेवोल्यूशन. 14 जुलाई 1789 जहाँ से हमने इस चैप्टर की शुरुआत की थी कि 14 जुलाई 1789 को फ्रांस के लोगों में हड़कंप मच गया था. क्यों मच गया था भाई, क्योंकि राजा, पता चला था उनको कि राजा की सेना आ रही है उनके ऊपर अटैक करने के लिए, और उन्होंने क्या किया था, फोर्ट को
डिस्ट्रॉय कर दिया था और वहाँ के जो प्रिजन्स थे उनको आज़ाद कर दिया था। तो ये सब जो इवेंट हुआ था ये 14 जुलाई 1789 को हुआ था। दिस वॉज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज द चैप्टर हैज स्टार्टेड विद दिस डेट। ओके, आफ्टर दैट 1791 में क्या हुआ था देखते हैं। द नेशनल असेंबली, एक्चुअली लिसन टू मी 1 सेकेंड, पहले हमें इसको डिस्कस करना था। आफ्टर दैट वी हैव टू डिस्कस दिस एंड देन वी आर हियर एंड देन वी विल हियर। ओके, सो फर्स्ट पहले हम ये डिस्कस करेंगे क्योंकि ये अगस्त से पहले आता है। 14 जुलाई 1789 आउटब्रेक्स ऑफ द रेवोल्यूशन, कि रेवोल्यूशन की शुरुआत कैसे हुई थी। एंड आफ्टर दैट 4 अगस्त 1789। देखिए रेवोल्यूशन की शुरुआत की हुई थी क्योंकि राजा ने लुई 16 ने टैक्स इंक्रीज करने के लिए क्या किया था, स्टेट जनरल बुलाया था और असेंबली बुलाई थी। असेंबली के लोगों ने तो छोड़ दिया था थर्ड स्टेट के, ओके, और 20 जून को वो दोबारा मिले थे। लेकिन नेशनल उसी समय उसी असेंबली में क्या किया था, टैक्स को इंक्रीज कर दिया गया था, जिसकी वजह से 14 जुलाई 1789 को ये फ्रांस में ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था। आफ्टर दैट 4 अगस्त 1789 को डिक्री बनाई थी नेशनल असेंबली ने और किंग को सब कुछ मानना पड़ा था, रूल रेगुलेशंस, ओके, और उसी में फ्यूडल सिस्टम को भी ख़त्म किया गया। एंड देन 1971 में क्या हुआ कि असेंबली ने जो प्रॉमिस किया था खुद से कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बनाने का, तो उन्होंने 1791 में इसे कंप्लीट कर लिया। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, नेशनल असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन का जो ड्राफ्ट था उसको प्रॉमिस किया था खुद से कि उसे वो कंप्लीट करेंगे लोगों, फ्रांस के लोगों के लिए। वो 1791 में बनकर तैयार हो गया। 20 जून 1789 को इसके लिए उन्होंने प्रॉमिस किया था जब वो कलेक्ट हुए थे टेनिस कोर्ट में, और 2 साल के बाद 1791 में वो बन के तैयार हुआ था। आफ्टर दैट 10 अगस्त 1792, दिस वाज 91, दिस वाज 92। 10 अगस्त 1792 को क्या हुआ था, द जैकोबियंस अटैक्ड एंड stormed the palace of Tuileries, okay, palace of Tuileries and hold the king as hostage। ओके, 10 अगस्त 1792 को जैकोबियंस, मैंने डिस्कस किया हुआ है प्रीवियस क्लास में, जैकोबियंस कौन थे, जैकोबियन क्लब के मेंबर्स थे, जो पुअर पीपल थे, जो वॉर के लिए नहीं गए थे, जो फ्रांस में थे वो, ठीक है, वो क्लब में इकट्ठे हुए थे, खुद को जैकोबियंस मानते थे। तो उन्होंने क्या किया था, प्लान किया था और अटैक कर दिया उन्होंने कब, 10 अगस्त 1789 को, कहाँ पे, ट्वेल्वरीज पैलेस पे अटैक कर दिया। वहाँ पे किंग को उन्होंने क्या किया, हॉस्टेज बना के रख लिया। और ये क्यों हुआ था, ये फूड की प्रॉपर सप्लाई ना होने की वजह से और उसके प्राइस के इंक्रीज होने की वजह से हुआ था। ओके, एंड द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 21 सितंबर 1792। 21 सितंबर 1792 को क्या हुआ था, देखिए, दिस इज 10 अगस्त एंड दिस इज 21 सितंबर, आसपास ही है। 1792 न्यू इलेक्शंस वर हेल्ड एंड फ्रांस बिकम अ रिपब्लिक कंट्री। ओके, कि न्यू इलेक्शंस हुए थे और इस दिन ही फ्रांस रिपब्लिक कंट्री बन गया था, मतलब मोनार्क सिस्टम पूरी तरीके से ख़त्म हो गया था। एंड आफ्टर दैट देयर इज़ वन मोर इम्पॉर्टेंट दैट, एंड इन फैक्ट दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी हैव टू डिस्कस, दैट इज़ द डेट ऑफ डेथ ऑफ किंग लुई 16 एंड दैट वाज 23 or 21 January. Let me check and then I will write. Wait a second. Okay, that is 21 January 1793. Look, the last date, 21 Jan 1793. And let me write this date of death. लुई 16। ओके, 21 जन 1793 को क्या हुआ था, लुई 16 को पब्लिकली सभी लोगों के सामने, आप कह सकते हैं बीच चौराहे पे, क्या क्या किया गया था, उनकी जो मौत की सज़ा सुनाई थी कोर्ट ने, द सेंटेंसेस टू डेथ, मतलब मौत की सज़ा सुनाई थी, उसको फॉलो किया गया। 21 जनवरी 1793 को लुई 16 को सभी लोगों के सामने पब्लिक प्लेस पे फांसी दे दी गई ताकि लोगों को एक लेसन मिले। ओके, और इसी के साथ हमारा ये हाफ, लगभग हमारा चैप्टर जो कंप्लीट हुआ है, हमने पूरी तरीके से उसको रिवाइज कर लिया है। दीज डेट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ नोट डाउन ऑल द डेट्स, ओके, टुगेदर एज एट अ पेज एंड दैट ऑल इंपॉर्टेंट सिम्बल्स ऑल्सो। ओके, आज के सेशन में हमने लेसन को आगे नहीं बढ़ाया है, हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया है। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो सेशन वी विल डिस्कस द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट विल बी अगेन द पार्ट ऑफ द लेसन। ओके,
Thank you, Jahan guys. I hope this was all clear to you. Take care of yourself. Bye bye.